नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नंदन। इस वक्त आप देख रहे हैं GNTV न्यूज़ और आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लॉ फैकल्टी के एक्सपर्ट प्रोफेसर SD शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अभिषेक जी, आपके द्वारा न्यूज़ के लिए आमंत्रित किए जाने में। और आप आज के विषय के संबंध में जानना चाहते हैं। मैं गोपाल नारायण विश्वविद्यालय में विधि संकाय में एक विशेषज्ञ के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ और मेरा मूलतः स्थान कुमाऊं विश्वविद्यालय है। वहाँ मैंने विधि के संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। उसके अतिरिक्त कई विश्वविद्यालयों में भी मैं विभागाध्यक्ष तथा संकायाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ, जिनमें मुख्य रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय आसाम सिलचर तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी मैंने प्राध्यापक के रूप में नियुक्तियां ली हैं। तो मुझे यहाँ के संकाय के इंचार्ज प्राध्यापक के द्वारा आमंत्रित किया गया और इन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर का मूट कोर्ट का आयोजन किया हुआ है, जिसमें पूरे भारत से कई प्रदेशों के विद्यार्थी भाग लेने के लिए सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जुड़े हुए हैं। इसलिए इन्होंने विशेष अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया था। तो सर कैसा लगा यहाँ पर आकर के इस गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में? यह विश्वविद्यालय मुझे एक काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में दिखाई दिया, क्योंकि मुझे भी भारत में कार्य करने का अनुभव है। कई विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में मैंने सेवाएं दी हैं। मैं विश्वविद्यालय स्तर की जो नियामक संस्थाएं हैं, जिनमें कि राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन प्रत्यावर्तन समिति भी है, उसके रूप में भी अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर तथा सदस्य के रूप में मैं रहा हूँ, जिसको सामान्य रूप से NAC कहा जाता है। जब मैंने इस विश्वविद्यालय को आने के बाद रात्रि के समय अपने सहयोगी प्राध्यापकों के साथ भ्रमण किया, उन्होंने मुझे ऑडिटोरियम दिखाया, उन्होंने मुझे चिकित्सा की बिल्डिंगें भवन भी दिखाए, अपना पूरा संकाय दिखाया। तो मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि जब हम साउथ की शिक्षण संस्थाओं में जाते हैं तो बहुत सी शिक्षण संस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधनों की कमी होती है। वो कमी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और रात्रि के समय भी मैंने विश्वविद्यालय में चहल पहल देखी। मैं 8 बजे भ्रमण कर रहा था, उस समय काफ़ी चहल पहल देखी। तो ये संसाधनों के उद्देश्य से बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। रात्रि में भी इनके प्राध्यापक काम कर रहे थे, वो सिंसियर हैं। और उसके अलावा भी चूंकि छात्रावास है यहाँ, और ये सारे विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होता है समस्त छात्रों के लिए। छात्रावास होने के लिए वो अध्ययनरत थे। और जिन विद्यार्थियों से रात्रि में भी मेरी बात हुई है, उन्होंने बड़ी सीरियसली और बड़े इज्जत के साथ उत्तर दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रारंभिक स्तर पर, और मेरा अपना अनुभव बहुत अच्छा रहा कि ये विश्वविद्यालय अच्छी प्रोग्रेस करेगा। और यहाँ पर संसाधन, यहाँ के जो मैनेजमेंट है, प्रबंधक है, वो बच्चों को सुविधाएं दे रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय ठीक है। जी बिल्कुल सर। और हम बात करेंगे इस मूट कोर्ट के लिए। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये तीसरा मूट कोर्ट आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था? बेसिक रूप से मूट कोर्ट का सामूहिक उद्देश्य होता है, क्योंकि मूट कोर्ट को आयोजित करना, मूट कोर्ट का पाठ्यक्रम को तैयार करना, मूट कोर्ट को नियंत्रित करना तथा मूट कोर्ट की उपलब्धि का विश्लेषण प्राप्त करना, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्य है। वो ही हमारे कोर्स को निर्धारित करता है। लेकिन इस विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर के मूट कोर्ट आयोजित नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय एक प्रश्न पत्र के रूप में विधि का पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपने छात्रों का आयोजित करते हैं। लेकिन यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि यह विश्वविद्यालय ये प्रथम नहीं, ये तो तीसरा आयोजित कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की बच्चों की सहभागिता के आधार पर एक व्यापक रूप से मूट कोर्ट के माध्यम से बच्चों को निपुण बनाना चाहता है, कुशल बनाना चाहता है
और भविष्य के आदर्श अधिवक्ताओं को तैयार करवाना चाहता है, तथा उनका यह उद्देश्य है कि उनके बच्चे भी इसमें निपुण हों, क्योंकि बाहर के बच्चों से वो सीखेंगे। तो ये कंपोजिट जो कुशलता आई है वो इस विश्वविद्यालय और संकाय, विधि संकाय का प्रयास है। ये बड़ा सराहनीय है और उसके साथ ही साथ ये यहाँ के आयोजक साधु पात्र के पात्र हैं, ये मेरा अनुभव है। लॉ फैकल्टी में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल, मतलब उनकी कैसी क्षमता को कैसे जांच करें? विद्यार्थी जो इस संकाय में, इस विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं और यहाँ से अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों से मेरा रात्रि में भी बात हुई थी, क्योंकि वो कमेटी में लगे हुए हैं। और 2-3 विद्यार्थियों से मैंने जब बात की तो उनकी क्षमता ही मैं जानना चाहता था। उन विद्यार्थियों को जब मैंने आंका कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम किस सेक्टर में जाना चाहते हो, यहाँ किस लिए तुम्हें तैयारी करवा रहे हैं, ये तो मुझे ये आभास हुआ कि बच्चों में बहुत बड़ी एनर्जी है और वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और उस सीखने के लिए, क्षमता को विकसित करने के लिए कुशल प्राध्यापकों की जरूरत है। प्राध्यापक अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्राध्यापक के लिए बेहतर से बेहतर प्राध्यापक की आवश्यकता है। तो मैंने इनकी क्षमता में बहुत अच्छा देखा। अभी जब मैं इस स्टूडियो में आ रहा था, मुझे लॉ डिपार्टमेंट में 2 बच्चियां मिली और वो 4th सेमेस्टर की थी। उनसे मैंने सब्जेक्ट पूछा, एक ने बताया कि प्रशासनिक विधि है, वहाँ पॉलिटिकल साइंस की टीचर भी थी। तो प्रशासनिक विधि में उन बच्चों से मैंने पूछा कि आपने सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ लिया, आपने रूल ऑफ लॉ पढ़ लिया, आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया? तो मैडम ने कहा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी ये पढ़ाया, फिर मैंने सब्जेक्ट के अंदर प्रवेश किया कि उसके अंतर्गत सेपरेशन को कैसे विवेचना की है। तो मुझे ऐसा आभास हुआ है कि रियल सेंस में निजी विश्वविद्यालयों की अपेक्षा इस विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य होता है और बच्चे भी बड़ा सीरियस हैं। तो इसकी गुणवत्ता को और बढ़ानी पड़ेगी, आगे ले जाना पड़ेगा। तो जैसे सर आपका आगमन हुआ इस तृतीय मूट कोर्ट में, क्या ऐसा भी है कि मूट कोर्ट के कई प्रकार हैं? हाँ, मूट कोर्ट अनेक प्रकार के होते हैं। मूट कोर्ट यहाँ तो हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है और रिटन स्टेटमेंट के रूप में इनको दिया गया है। एक प्रॉब्लम दी गई है और कई बार 3 प्रकार के नॉर्मली ये होते हैं। एक तो ये होता है कि जो डिसाइडेड केसेज है पहले से, वो अपने बच्चों को देने के लिए उस स्टडी कर लेते हैं, वो उसी पर दोनों पक्ष वाले बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी तैयार होते हैं, रिपोर्टेड केस होते हैं वो। तो वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए एक तो वो प्रकार होता है जो ऑलरेडी उनको कम मेहनत करनी है शुरुआती 1st सेमेस्टर के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके नॉन लॉ पेपर्स ज्यादा होते हैं। दूसरी स्टेज वो आती है कि इसको एक बृहत रूप में आयोजित किया जाता है, उसमें एक काल्पनिक समस्या बना के दे दी जाती है, काल्पनिक नाम होते हैं। दूसरी कैटेगरी कई चैलेंजेस आते हैं, कई चैलेंजेस आते हैं। और तीसरी एक चीज और होती है कि जो ज्वलंत उदाहरण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ज्वलंत उदाहरण है या कोई समाज में ज्वलंत उदाहरण है, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए कि मास मीडिया ट्रायल होती है। एक मास मीडिया ट्रायल के अंतर्गत बहुत बड़ी आलोचना होती है, जजमेंट कोर्ट में पेंडिंग होता है, उससे पहले लोग ये कह देते हैं कि मीडिया वाले कि इसका पक्ष हो रहा है, उसका पक्ष हो रहा है, इस दिशा में ज्यादा जा रहा है, उस पर बहस कराई जा सकती है कि क्या ये अच्छा है कि नहीं है। तो ये मोटे रूप से 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। एग्जिस्टिंग केसेस डिसाइड हो गए, काल्पनिक प्रॉब्लम बना ली, और जो समस्या ज्वलंत समाज में चल रही है, केस है ही नहीं उसमें बहस कराई। ये तो चीज है। मीडिया के फील्ड में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के काफी बातें होती हैं सर, इस कानून के बारे में अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का तृतीय स्तंभ है, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा चैनल है। प्रेस की स्वतंत्रता हमारे यहाँ सीधे नहीं रखी गई है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता का एक अनुच्छेद ही है। हमारे यहाँ ये बात नहीं है संविधान में, प्रत्यक्ष नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से मैं आपको बताऊंगा। तो आपने कहा कि मीडिया के बारे में, मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में कई चर्चाएं समाज में चलती हैं। उन चर्चाओं के संबंध में आपका क्या विचार है? मैं शुरुआत ये कर रहा हूं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि यह तृतीय स्तंभ है और मीडिया लोकतंत्र में प्रभावी होना चाहिए, ये भी हम स्वीकार करते हैं। और मीडिया उन चीजों को उजागर करता है जो निष्पक्ष पत्रकारिता होती है, जिन चीजों को अन्य लोग उजागर नहीं कर पाते। बिल्कुल, उसको निर्भय है, निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, सच्चाई को ला रहा है। लेकिन जो आलोचना का विषय वस्तु है, वो आलोचना का विषय वस्तु ये हो जाता है कि कभी कभी
मीडिया के लोग किसी चीज को, तथ्यों को एकत्रित किए बिना काल्पनिक रूप से हाइपरबोल, जिसको अतिशयोक्ति कहा जाता है, उसको बोलने लग जाते हैं। एक तो ये बात होती है। दूसरी एक समस्या मीडिया के लोगों के साथ ये आती है कि जब वो सही को भी उजागर करके लाते हैं, वो उसके किसी के बाद खिलाफ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब वो किसी के खिलाफ जाता है तो वो पक्ष नाराज होने लगता है। और वो ये जरूरी नहीं है कि जो लोकतंत्र में अन्य संस्थाएं हैं उनके खिलाफ नहीं जाएगा, वहां भी एक मरमरिंग होने लगती है, आलोचना का विषय बन जाता है। तीसरी बात एक और होती है कि उसको मीडिया के लोग क्षमा करेंगे कि निजी चैनल वाले अपने चैनल को प्रचार प्रसारित करने के लिए कुछ नमक मिर्च लगा करके उसको परोसना चाहते हैं जनता के सामने। तो ये कई कारण हैं जो कि आलोचना का विषय बनता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस स्तंभ के बिना लोकतंत्र अधूरा है। बिल्कुल सर। जिस तरीके से मीडिया फील्ड में कई चुनौतियां हैं या फिर पहले से काफी बदलाव दिखे हैं, उस तरीके से लॉ फील्ड में क्या क्या बदलाव हैं? लॉ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लॉ दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। अभी हमारी लोकप्रिय सरकार ने अभी हाल ही में 3 भारतीय कानूनों को जबरदस्त तरीके से बदल दिया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो चुके हैं। और इसका कारण क्या था, इस परिवर्तन का कारण क्या था? ये कोई कानून 1872 में बना था, कोई 1898 में बना था। हालांकि वो सीआरपीसी हम कहते हैं 1973 में संशोधन हो गया, एक 1860 में बना था। तो ये कानून तो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। क्योंकि आज सुबह की ही न्यूज है, अगर आप आज का अखबार पढ़ेंगे, कि प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्ष रूप से तथ्यों को सामने रखना, जमानत का अधिकार जब तक कि उसका कोई ठोस सबूत नहीं होता है, ये व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार ये संवैधानिक अधिकार हैं, ये मूल अधिकार हैं। तो परिवर्तन तो इसमें हर क्षण आता रहता है। अभी जजमेंट आ चुका होगा नया, और इसमें परिवर्तन की कल्पना समाज पर आधारित होती है कि समाज का स्वरूप क्या है, समाज में औद्योगिक चेंजेस कैसे आ रहे हैं, सामाजिक तकनीकी क्रांति कैसे आ रही है, सामाजिक परिवर्तन के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। अगर वो केस उच्चतम न्यायालय के सामने चले जाता है तो उच्चतम न्यायालय उन चीजों को समावेश कर देता है जिन चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। और जिस तरीके से अब छात्र पढ़ाई कर रहे हैं लॉ फैकल्टी में आकर के, तो उनके परिवार वाले भी जानना चाहते हैं कि अगर हमारा बेटा हमारा बेटी अगर लॉ फैकल्टी में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो किस किस क्षेत्रों में अपना कदम बढ़ा सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न आपने पूछा है विधि की शिक्षा के संबंध में, कि उनके लिए किन किन क्षेत्रों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में उनका नियोजन हो सकता है, उनको नियुक्तियां मिल सकती हैं, या वो क्या कर सकते हैं। देखिए, विधि एक ऐसी शिक्षा है जो कानून के अंतर्गत, एक हमारे यहाँ कॉमन लॉ प्रिंसिपल है जो कहता है कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक का दायित्व है। मतलब भारत देश के हर नागरिक का ये विचार चल रहा है, इसमें रिट पिटीशन फाइल हो चुकी है कि कानून की शिक्षा को प्रारंभिक स्तर से ही प्रारंभ कर दिया जाए। प्रारंभिक स्तर में मॉरल शिक्षा आदमी पढ़ता है। आज हमारे चांसलर महोदय इस बात पर बहुत प्रकाश डाल रहे थे उद्घाटन के समय, कि प्रारंभिक स्तर पर सभी लोगों को, ये तो हमारे संस्कृति में मिला हुआ कानून है, तो नैतिकता का कानून है, और एक सामाजिक कानून है, एक संवैधानिक कानून है, एक संहिताकृत कानून है। तो मेरा ये कहना है कि बिगर जीएस को पास किए हुए बच्चा कोई भी कंपटीशन पास नहीं कर सकता है। पहला क्षेत्र ये है कि ऑलराउंड, चाहे उसको डॉक्टर बनना है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता बनना है, चाहे उसको सिविल सेवा में जाना है, चाहे उसको किसी भी बैंकिंग क्षेत्र में काम करना है या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करना है, उसको जीएस का पेपर पास करना पड़ता है। वो होता है संविधान। संविधान मूल रूप से सभी को जानना आवश्यक है, और विधि के विषय में संविधान को गहराई से पढ़ाया जाता है। पहला तो ये एरिया हो गया कि सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों में मीडिया के आदमी को कानून जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैंने जैसे ही प्रवेश किया स्टूडियो में, मैंने पूछा कि आप मीडिया एंड लॉ के बारे में जानते हैं, तो मेरा ये कहना, कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। विधि का अगर अच्छा ज्ञान होगा तो तार्किक शक्ति अच्छी होगी, इंटरव्यू होगा तो वो साइकोलॉजी को देखेगा, वो अपने शब्दों को रखने की क्षमता वहां पर उसको होगी, तो वो जीत का मतलब वो अपना अपॉइंटमेंट लेके बाहर आ जाएगा। उसकी साइकोलॉजी अच्छी होगी,
उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, उसका जीके अच्छा होगा। एक तो ये हो गया कि समग्र क्षेत्रों में इसका है, लेकिन कुछ विशिष्ट क्षेत्र है। विशिष्ट क्षेत्रों में कहाँ कहाँ इसकी उपयोगिता होती है। ये कॉमन पैरालाइन से होता है कि विधि के ज्ञान के बिना या डिग्री के बिना कोई न्यायाधीश नहीं बन सकता है। मैं उस चीज को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं क्योंकि उसमें उसकी क्वालिफिकेशन है। मैं उसके साथ ही साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक सेक्टर में विधि की जब समस्याएं आती हैं, उनका एक विधि ज्ञान वाला कर्मचारी या अधिकारी होता है। तो उस क्षेत्र में बैंक में जाए वहां जरूरत पड़ती है उसकी, कॉरपोरेशन में निगम में चले जाए, वहां कौन सा कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन में चले जाए, वहां उसको एक विधि की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा वो मीडिया जहां उनका एक चैनल चल रहा है, वहां पर जितने भी केस होंगे उसको रिफर करेंगे, वहां जरूरत पड़ती है। तो विधि की प्रैक्टिस के लिए भी डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस कि सभी डिपार्टमेंट में इसकी जरूरत होती है। और तीसरा क्षेत्र, पहला क्षेत्र हो गया समग्र प्रशासनिक रूप से जानकारी रखना, और उसके लिए जीके तैयार करना, जिसके सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ हमारे यहाँ है, और मानव अधिकार हमारे यहाँ है, संवैधानिक विधि हमारे यहाँ है, और सामान्य रूप का कानून हमारे यहाँ है, जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो सब विभाग में। दूसरा ये हो गया, विभाग में एक विधि डिग्री लेने के बाद वो बच्चा, उसकी अपॉइंटमेंट होता है, वो लीगल एडवाइजर बनता है। दूसरा क्षेत्र ये हो गया। तीसरा क्षेत्र प्रकाश डाला गया, जो सब लोग जानते हैं कि उसको न्यायाधीश बनना है। न्यायाधीश के अतिरिक्त भी कुछ ट्रिब्यूनल ऐसे हैं जिन ट्रिब्यूनल में लिखा जाता है कि एलएलबी होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि यदि कोई सरकार में विधि मंत्रालय में जाना चाहता है, तो उसकी पहली क्वालिफिकेशन होती है कि विधि स्नातक होना चाहिए। तो वहां विधि मंत्रालय में जितने कर्मचारी होंगे, पूरा का पूरा विभाग उनका वो विधि की स्नातक उत्तीर्ण किया होना उत्तीर्ण करके आएंगे। वहां भी विधि मंत्रालय में भी होता है। दूसरी उन्हीं विभागों में जो सचिवालय लेवल के स्तर हैं, उनके जो लीगल मैटर्स होते हैं, उनका एक अलग से विभाग होता है, उनके होते हैं। तीसरा, भारत सरकार में अगर आप देखेंगे कि एक सेपरेट विधि मंत्रालय का प्रकाशन का एक विभाग बना रखा है, उसमें जितने एडिटर हैं जो उनकी रिपोर्टिंग को निकाल रहे हैं, वो विधि मंत्रालय के हैं। चौथा, आप देखेंगे संसद के अंदर जो संसद की कार्यवाही को करते हैं, वो विधि के स्नातक होने चाहिए, उन्हीं का अपॉइंटमेंट होता है वहां पर। तो ये क्षेत्र हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तो है विधि का व्यवसाय, जिसको अधिवक्ता कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र का बच्चा दूसरे दिन से प्रोफेशन नहीं शुरू कर सकता है, लेकिन विधि का बच्चा अगर उसने विधि की शिक्षा अच्छी ली, दूसरे दिन वो अपनी ड्रेस पहन के रजिस्ट्रेशन करा के दूसरे दिन से ही उसके अर्निंग सोर्सेज शुरू हो जाते हैं। यस, वो वहां प्रैक्टिस करने लगता है, सीनियर हो जाता है, उसके बाद काम करने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये इंटर्न का प्रोसीजर हुआ, ये इंटर्न का प्रोसीजर है। बिगर इंटर्न के भी डिग्री को पास करने के बाद वो दूसरे दिन ही प्रैक्टिस करना शुरू, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनका। तो कई समस्याएं भी इस बीच देखने को मिलती है एलएलबी के छात्रों को। दरअसल क्या क्या मतलब ऐसी समस्याएं सामने जो है वो जिसको फेस करना पड़ता है सर? हाँ, एलएलबी के बच्चे को क्या निपुण होना चाहिए, मूड कोर्ट क्यों कराया जाता है, मूड कोर्ट से उसको क्या सीखना चाहिए। देखिए, आज हमारे जब सुबह इनॉग्रल हो रहा था, तो उस इनॉग्रल में एक जाने माने प्रोफेसर जुड़े हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय के, प्रोफेसर बीटी कौल, और वो जुडिशियल ट्रेनिंग के डायरेक्टर रहे, जहां पर जजों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है। उन्होंने ये बताया, और मेरा भी मानना है कि विधि के विद्यार्थी की भाषा बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग मीन्स उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि अगला शब्द जो वो बोल रहा है, सुनने वाले देख रहे हैं। ये तुम्हारे 2-3 बच्चे यहाँ पर मीडिया के बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि ये प्रोफेसर अगला सेंटेंस क्या बोलने वाला है। बिल्कुल। तो उसकी भाषा बड़ी सुदृढ़ होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, और विधिक होनी चाहिए। पहला ये। दूसरा, विधि के विद्यार्थी को अपना निरंतर अध्ययन करके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे सामने कोई भी हो, कैसा भी हो, जो कुछ मैं कहूंगा वो मैं पढ़ने के आधार पर मुझे पूरा उस पर भरोसा है, उसका मैं व्याख्यान कर जाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। इसकी जरूरत होती है, वो कमी है बच्चों में। और तीसरी चीज ये होती है कि वो दूसरा क्या करने वाला है उसका साइकोलॉजी एनालिसिस करने वाला होना चाहिए। हमारा एक सब्जेक्ट तो होता है एविडेंस,
उसमें ये देखा जाता है कि एक बार नजर मारिए फेस में नीचे से ऊपर तक, ये कितना बनावटी आदमी है, कितना असली आदमी है, इससे कौन सा प्रश्न आपकी पूछा जाना चाहिए। ये भी विधि का बच्चे में निपुणता होनी चाहिए। वो क्लासरूम में भी उसकी ट्रायल होती रहनी चाहिए कि तुम्हें क्या तैयारी करनी है। एक और कमी होती है विधि का बच्चा जो अपनी जीवन में जब निकलता है समस्या, मुझे कई लोग कहते हैं, कल शाम भी मुझे कुछ टीचर्स ने भी कहा कि सर, क्योंकि मेरा तो अध्ययन का विषय विधि है, मैं उसमें पूरा खोया हुआ हूँ, मैं 1 मिनट भी कोई टीचर मिलता है उसी से बात करता हूँ। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन रखा है यहाँ के टीचर ने कि सर, व्यावहारिक रूप से विधि का जो प्रैक्टिस करता है और जो अध्ययन करता है, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने बड़ी दमदार तरीके से उससे कहा कि ये गलत है। इसलिए गलत है, जो अध्ययन कर रहा है वो लिखे हुए उपबंध माने लिखी हुई चीजों का कर रहा है, उस चीज के, उस लाइन को, उसके परंतु को, उसके एक्सेप्शन को, उसके एक्सप्लेनेशन को और उसके संबंध को वो पढ़ा नहीं है ढंग से। इसलिए कोर्ट में उसकी जरूरत पड़ती है। कोर्ट में वही किताब जो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वही किताब खोल करके वहां दिखाई जाती है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि दोनों में अंतर है? पढ़ाने के तरीके में अंतर है, बिल्कुल, और टीचर के समझने में अंतर है। आप क्लास में अगर माननीय चांसलर साहब भी कह रहे थे, आप वॉच आए हैं कहानी, तो उसके बाद बच्चे को कुछ नहीं मिलने वाला है और वो व्यवहार में अंतर आ जाएगा। आपने पर्टिकुलर प्रोविजन पढ़ के उसको सिखाया, बच्चे से कहा तो किताब को मैं पढ़ रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, इस लाइन का इस बिंदु को देखो, इस चीज को देखो। तो वो परेशानी सबसे बड़ी है बच्चे में, जो कहते हैं केवल डिग्री लेके आ गया, अब प्रैक्टिस में कोई काम ही नहीं आ रहा है। तो वो पढ़ाने के तरीकों को चेंज करना पड़ेगा, जिसको हमने किया। हमने विद्यार्थियों में देखा कि गुण आने लगे, धीरे धीरे वो कंपटीशन में निकल गए। नॉर्थ ईस्ट में तो 30% मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी, जब मैं वहां प्राध्यापक था, वो जुडिशियल ऑफिसर बन गए, छा गए। आज भी चारों तरफ फैले हुए हैं, जहां जाते हैं मिलते हैं वो बच्चे में। नैक की विजिट में मैं अरुणाचल गया, सारे विद्यार्थी जजेज इकट्ठे हो गए। तो पढ़ाने के तरीकों को चेंज करना पड़ेगा, अनुभवी प्राध्यापकों से मदद लेनी पड़ेगी। सर, और छात्र सर ये भी जानना चाहते हैं सर, आपका इस फील्ड में कैसे इंटरेस्ट हुआ, मतलब आना कैसे हुआ? ये बहुत एक लंबी कहानी है। शॉर्ट में अगर थोड़ा डिफाइन करते हैं सर। एक YouTube चैनल को और मीडिया चैनल को भी मैंने इसका इंटरव्यू था। यस सर। लेकिन मुख्य रूप से बच्चों में ये आपको बताना चाहूँगा, मैं तो विधि के क्षेत्र में, विधि के विषय में, मेरे खून में, रग रग में ये विषय बसा हुआ है। लेकिन कहानी ये है कि मुझे इसको पढ़ने का आनंद आता था और मेरा प्रारंभिक स्तर एक प्राइवेट रूप में हुआ। मैं बहुत गरीब घर का बच्चा रहा। मैंने हाई स्कूल प्राइवेट किया, मैंने इंटरमीडिएट प्राइवेट किया, मैंने BA प्राइवेट किया, मैंने LLB प्राइवेट नहीं होती है, LLB नाइट क्लास होती है। अच्छा। LLB में मैं फर्स्ट डिविजनर रहा और LLB मैंने जी जान से पढ़ी, क्योंकि मैं ये जो सच्ची कहानियां भी कभी काम करती हैं, मुझे मैं कहानी पढ़ता था, घटनाएं पढ़ता था, मेरा लॉजिक डेवलप हो गया था, मुझे विधि में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने उसका अध्ययन किया, अच्छी डिग्री उसमें प्राप्त की। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, फिर MA किया। MA में मैं टॉपर रहा, MA पॉलिटिकल साइंस से मैंने किया, वो भी मैंने प्राइवेट किया। और फिर मैं LLM करने चले गया, उसमें भी रहा, बच्चे पास नहीं होते थे और 1 या 2 बच्चे उन जो हमारे समय में पास थे। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि इसके अंदर लॉजिक था, इसके अंदर रीजनिंग थी, इसमें बच्चा अगर कहानी और चंपक भी पढ़ रहा है, उसमें भी कुछ सीखता है। अगर वो जो छोटी छोटी किताबें होती हैं, बच्चों के कार्टून होते हैं, उनको पढ़ता है, तो वो बच्चा बेस्ट लॉजिक सीखता है। तो उसमें मैंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी, एक ग्रेट ब्रिटेन के राइटर थे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जिस घर में सबसे ज्यादा मेहमान आते हैं, बच्चे बिगड़ने लग जाते हैं। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। तो रीजन एंड लॉजिक को डेवलप करने के कारण मुझे लॉ के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। फिर मुझे मंजिल मिलती गई, जल्दी जल्दी प्रमोशन होते गए, सब हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट का फील्ड था। तो जब छात्र इस चीज में पढ़ाई करते हैं, तो उसमें वहां पर एक चुनौती ये भी आती है कि वो जुडिशरी में जाए या फिर प्रैक्टिसरी में जाए। देखिए, प्रैक्टिस के लिए लॉ के क्षेत्र में ऐसा होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखनी पड़ती है। अगर फादर लॉयर थे तो वो अपने बच्चे के लिए, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कहते हैं, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस चलती है कि आप जुडिशरी की तैयारी करो। वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि आपको प्रोफेशन में आना है। और साथ ही साथ एक बच्चा ये भी मुझे इसी विश्वविद्यालय में रात को मिला, उस बच्चे ने कहा कि मेरे फादर लॉयर है। मैंने एक ही क्वेश्चन किया उससे और कहा कि सर वो मुझे ड्राफ्टिंग सिखा रहे हैं।
तो वो बच्चा ड्राफ्टिंग का एक प्लीडिंग का पेपर होता है और जुडिशरी के लिए भी होता है। वो प्लीडिंग के पेपर में 40 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छा करेगा। तो जिसकी बैकग्राउंड प्रैक्टिस की है, जिसके फादर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, वो अपने बेटे को जुडिशरी के लिए नहीं कहता है, वो प्रैक्टिस के लिए कहता है। एक वो कैटेगरी होती है कि फादर की प्रैक्टिस भी है लेकिन वो चाहता है कि मेरा बेटा जज बन जाए, वो हल्के कैटेगरी में होते हैं। उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि जुडिशरी के लिए जाएं। और मेरा ये मानना है, 2 कैटेगरी मैंने आपके सामने, अब तीसरी कैटेगरी में भी आऊंगा जिसका कोई नहीं होता है, तो 2 कैटेगरी मैंने आपके सामने रख दी। मेरा ये मानना है कि बच्चे को कभी भी पेरेंट्स के द्वारा कि आप जुडिशरी कर लें दबाव नहीं देना चाहिए, बल्कि करना ये चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि करना ये चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। और बच्चे से कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा पड़ोस का बच्चा निकल गया है, कभी नहीं कहना चाहिए किसी से, बल्कि बच्चे की क्वालिटी। मैं आपको बता दूं, नॉर्थ इंडिया में बीएचयू का बच्चा जुडिशरी में आता है, क्यों? वहाँ बेयर एक्ट स्टडी होती है, मेरा अनुभव है ये। बेयर एक्ट का मतलब है जो लिखा हुआ है, वो स्कूलिंग से सीख के आता है। दूसरा, एएमयू का बच्चा जो आता है वो जुडिशरी की तरफ भागने का प्रयास करता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो बच्चा आएगा कभी जुडिशरी में उसका सिलेक्शन के लिए नहीं दौड़ता है, वो प्रैक्टिस में आता है। तो ये इन उदाहरणों को आपको देने से ये साफ है कि किधर को बच्चा जाना चाहता है, किधर को नहीं जाना चाहता है, वो तो बैकग्राउंड पर निर्भर करता है। और तीसरा जो आपने बताया, तीसरा एक है, किसी का कोई है ही नहीं, ज्यादा हम जैसे लोग, हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं। आप कोई भी बच्चा हो सकता है, उसकी बैकग्राउंड कोई नहीं है, वो दोस्तों को देखता है और वो ये देखता है कि मैं कहां से पढ़ के आया, वहां का मोटिवेशन कैसा था। हम जब नेट करते थे तो नेट में एकदम में कोई सफल नहीं होता है, कोई एक्साई होता है। उस समय हमें देखा कि जहां एलएलएम कर रहे हैं वहां नेट का माहौल बना हुआ है, तो नेट का माहौल बना तो हमने नेट को जल्दी पास कर लिया। तो वो बच्चा देखता है कि मेरी यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे जुडिशरी में इस साल निकल गए हैं, वो जुडिशरी की तैयारी करता है, उसका वो माहौल होता है। और एक आध बच्चा, मेरा एक विद्यार्थी निकला शिव सिंह, वो आज जज है। एक इंदिरा दानू निकली, उसका उदाहरण तो मैं कई बार रिकॉर्ड कर देता हूं। उपाध्यक्षा थी, उपाध्यक्षा थी और वो उपाध्यक्षा छात्र संघ की थी। तो उसमें डिजर्टेशन करने मेरे पास आ गई और मैंने उसको 250 पेज हाथ से लिखवा दिए। उसने कहा सर इतना तो मैंने कभी किया नहीं, यूपी में आप जज है। तो उस बच्चे के दिमाग में ये आया कि मेहनत करने से अच्छा होता है, वो जुडिशियल ऑफिसर बन गई। बाद में दिमाग चेंज हो गया उसका। तो जिसके पीछे कोई नहीं होता, उसका मोटिवेटर कोई न कोई होता है, वो किसी न किसी से प्रेरणा लेता है। तो ये फैक्टर आपस में दोस्तों से होता है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, दिस है, दैट है, वो आपस में तैयारी करते हैं। तो ये जिनका कोई नहीं होता वो होता है। अगर एक चीज और आती है जो काफी प्रॉब्लम वाली है कि जिस बच्चे को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो तैयारी करता रहता है, सफल नहीं हो पाता। उसको उसके सामने रास्ते का मतलब है उसको पढ़ना कैसे है, उसको तैयारी कैसे करनी है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, लिखने का तरीका। एग्जामिनेशन में हम लोग कंपटीशन में जाते हैं, आईएएस की कॉपी को हाथ में लेते हैं, देख लेते हैं, दिमाग में आने लगता है ये बच्चा बन जाएगा। क्यों? उसका लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। दूसरा लड़का पहली पेज से लेकर लास्ट के पेज तक लिखता है, उसके नंबर बहुत कम आते हैं, लिखा उसने भी सब कुछ है। तो उसको रास्ता दिखाने वाले की जरूरत होती है, जिसका कोई भी नहीं है। वो साथ से भी ले सकता है और सबसे बड़ा मोटिवेशन टीचर से बनता है। यस, टीचर अगर क्वालिटी का है, 10 बच्चों को भी सिखाएगा तो 2 बच्चे निकल आएंगे, 2 निकल आएंगे तो पीछे से जो लाइन आ रही है वो सीखने लग जाएंगे फिर। तो ये रास्ते हैं अलग अलग तरीके। तो अपने आप कोई नहीं बस सीखता है। ये जब भी ये सारे काम हो रहे हैं या फिर लॉ स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई के बाद जब वो केस लड़ते हैं, उस समय कई प्रकार की मानसिक तनाव होती है, उस चीज को कैसे बैलेंस करें? देखिए, नए अधिवक्ता जब जाता है वो सीधे इतनी, आपका प्रश्न ये उत्तम लग रहा है मुझे कि मानसिक तनाव, उसको सीधे हिम्मत नहीं होती है कि वो केस लेकर के स्वयं इंट्रोगेट करे, क्योंकि उसमें स्टेजेज आती हैं। पहला केस ज्यादा चैलेंज, पहला केस भी चैलेंज होता है। अगर वो क्रिमिनल केस है तो पुलिस से एक एफआईआर आई है, एक तरफ सरकारी अधिवक्ता होता है जो कि सरकार की तरफ से एफआईआर का केस लड़ता है, दूसरी तरफ प्राइवेट वाला बचाने वाला अधिवक्ता होता है। तो सबसे पहले उस बच्चे को करना ये चाहिए, सारे पेपर मिल जाते हैं। कोर्ट का ये नियम है कि जो भी केस सामने आएगा विपक्ष को सारे पेपर दे दो। सारे पेपर उसको दे दिए जाते हैं। उन पेपर्स को पूरा अध्ययन करना चाहिए। पेपर मीन्स फाइल,
फाइल का अध्ययन करना चाहिए, हर एक लाइन उसके दिमाग में बैठनी चाहिए, साइड में उसको पेंसिल से नोट बनानी चाहिए उसी फाइल में। अपनी एक छोटी डायरी जैसे तुमने ले रखी है, अपनी डायरी में नोट करना चाहिए। फिर उसे ये देखना चाहिए कि मेरे केस में पहली तारीख कौन सी है, क्योंकि सीधे तो उसको वैसी नहीं करनी है। पहली तारीख क्या होती है कि एक्यूज्ड आता है, एक्यूज्ड का मतलब जिसके ऊपर आरोप है, वो व्यक्ति आता है, उसको चार्ज उसको सुनाया जाता है कि भाई तेरे खिलाफ ये अपराध है और तू क्या स्वीकार करता है। उस तारीख में लड़के को कुछ नहीं करना है, लड़की को कुछ नहीं करना है, अधिवक्ता लड़की या लड़के को उस तारीख में कुछ नहीं करना है। वो स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार कर दिया तो जेल चले गए, केस खत्म हो गया। और उसके बाद जब वो स्वीकार करता है, जो जिसने केस कर रखा है वो सरकारी वकील है, उसकी तारीख लगती है, उसको लाने हैं अपने गवाह और उसी को अपने अभियोजक को लाना है, तो उसकी पैरवी होती है। इसका काम उस समय भी कुछ नहीं है, जो बच्चा नया है, क्योंकि वो सरकारी नहीं है, लेकिन उसका काम एक काम होता है कि जब उसकी स्टेज आने लगती है गवाह की, जो लाया है अपनी तरफ से, उसने सब कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। जैसे तुम मुझे इंक्वायर कर रहे हो, इंट्रोगेट कर रहे हो, इस तरीके से इस बच्चे को क्वेश्चन पूछने होते हैं उससे अपने पक्ष में, पॉइंट टू पॉइंट नोट करे और कंसंट्रेशन करे और फाइल पढ़ के आए और कानून के उस सब्जेक्ट को पढ़ के आए। जितनी बातें रिलेवेंट होती हैं, आज मुझे इसमें ये वाला कानून है, वो दिमाग में बैठा के रखा है कि भाई ये प्रश्न पूछूंगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। इस प्रश्न को पूछूंगा, फाइल में ये बात, अच्छा अधिवक्ता ये जानता है, अच्छा बच्चा जो नया प्रैक्टिस कर रहा है वो भी जानता है कि ये किन किन बातों पर फोकस देगा। उसकी तैयारी घर से करके आता है, उन बातों के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो हाँ, तो अब ये घबराहट कहाँ होगी? क्योंकि घबराहट तो जो पढ़ा लिखा बच्चा होता है, जब एग्जाम हॉल में जाता है, उसके पांव भी अलग चलते हैं, फुल कॉन्फिडेंस से जाता है और 100% लेके बाहर निकलता है। क्यों? उसने पढ़ रखा है। तो स्टडी करनी चाहिए, फाइल की स्टडी, कानून की स्टडी, पॉइंट बनाने के तरीके और कौन सी चीज पूछेगा, 4 चीजें बता रहा हूं मैं आपको। कौन सी चीज पूछेगा वो उसके दिमाग में होना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसको। उसका एक बार हिम्मत अगर बढ़ गई फिर तो वो राजा हो गया, बिल्कुल, फिर कहीं घबराने वाला नहीं। यस सर। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी लॉ स्टूडेंट और इस देश में पढ़ने वाले सभी लॉ स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो उनके करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो? शिक्षक का विद्यार्थी चाहे कहीं का भी हो, वो विद्यार्थी होता है। यस सर। जिस समय वो जहाँ पर होता है वो उसको अपना विद्यार्थी ही समझता है। विद्यार्थी का मतलब यह है उसको शिक्षा देना, विद्या का अर्जन करने वाला और शिक्षा का अर्जन करने वाला। तो इस विश्वविद्यालय के बच्चे भी हमारे ही शिक्षार्थी हैं और चाहे हम 1 घंटे के लिए उन बच्चों के साथ मिल रहे हैं, मैं उनको 2-3 चीज़ों का संदेश देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो संदेश ये देना चाहूँगा कि विधि के क्षेत्र में अगर वो शिक्षा लेने के लिए प्रवेश कर चुके हैं तो वो काफ़ी सीरियस हो जाएं। सीरियस मीन्स डिप्रेशन में ना आए, तनाव न कभी पैदा करें, कभी ये न देखें कि ये कठिन है, उसको ऐसे स्वीकार कर लें कि मैं तो इसकी कहानियां, जो घटनाएं हैं, जो केस हैं, उसको घटनाओं के रूप में पढ़ रहा हूँ, उसमें आनंद लें। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, क्लासरूम के अंतर्गत जब शिक्षक कोई चीज, शिक्षक की गलती भी पकड़ें, शिक्षक से प्रश्न भी पूछें और शिक्षक के पढ़ाए हुए को ध्यान में भी रखें, मर्यादा का भी ध्यान रखें, ध्यान में रखें। दूसरा संदेश मेरा ये है। तीसरा संदेश ये है कि बच्चे का एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे बगल में बैठे हुए को मैं हराऊंगा। जैसे खेल की स्पिरिट होती है, ऐसी स्पिरिट शिक्षा के अध्ययन की होती है और ये सभी जगह हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, शिक्षा का अध्ययन ऐसे करो जैसे कि मृत्यु ने हमारे बाल पकड़ रखे हैं और ज्ञान का वितरण ऐसे करो जैसे हमारे 100 साल और हैं, फिर कमा लेंगे हम। बिल्कुल। तो इन संदेश के साथ मैं चाहूंगा कि बच्चे अच्छे से अध्ययन करें और सबसे अच्छी शिक्षा मेरी समझ में, मैं सभी को कहता हूं, मेरी समझ में सबसे अच्छी शिक्षा विधि की शिक्षा है। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं जी, क्योंकि देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, एक स्तंभ है जिसने इस देश को चलाने में, सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी मददगार भी साबित होता है। और अभी हमारे साथ मौजूद थे लॉ फील्ड के एक्सपर्ट प्रोफेसर SD शर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने कई बिंदुओं पर इनके साथ चर्चा की है। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट के सभी सदस्यों को धन्यवाद और आपको भी विशेष रूप से। और मेरा यही आग्रह रहेगा कि सभी सहजता से सभी विषयों का अध्ययन करें, अपने भविष्य को उज्जवल करें और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें, हमारे देश को ऊंचाइयों पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।